कुल मिला के अर्थव्यवस्था में अभी भी मेरा मानना गिरावट है। जो सरकार ने कहा कि Q1 में 23.9% की गिरावट है, तो मेरा मानना है उस समय करीब 45 से 50% गिरावट थी। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस दोबारा रिवाइव नहीं हो जाता, तो यहाँ पे गिरावट बकायदा जारी रहेगी। आरबीआई के आंकड़े कोई अलग से नहीं होते हैं, उसमें जो सरकारी आंकड़े होते हैं उन्हीं पे प्रोजेक्शन करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट गिर जाता है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी गिर जाती है। हमारी जो रिकवरी है वो इसलिए भी स्लो रही है बाकी और देशों के मुताबिक, क्योंकि सरकार को जितना इंटरवीन करना चाहिए अर्थव्यवस्था में उतना इंटरवीन किया नहीं है। तो मेरा मानना है कि अभी 2019 तक पहुंचते पहुंचते तो हमें 1-2 साल लगेगा। नमस्कार। नया साल और नई उम्मीदों के साथ सब लोग आए हैं और उम्मीद यही है कि जो इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है वो इम्प्रूव करेगी। और लॉकडाउन के दौरान काफ़ी जो है पूरी इकोनॉमी एक तरीके से रुक गई थी। उसके बाद स्लो स्टार्ट था, लेकिन अब जो है तेज़ी पकड़ रही है। लेकिन क्या प्रोजेक्शन रहेगा इस साल का? कितना समय लगेगा एक तरीके से बैक टू नॉर्मल, जो भी अब न्यू नॉर्मल जो कहलाते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरुण कुमार जी हैं, जो जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमसे बातचीत करने के लिए। आपने एक किताब भी लिखी है, इंडियन इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस, द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस एंड द रोड अहेड। आपके हिसाब से जो कोरोना वायरस, लॉकडाउन और जो उसके बाद जिस तरीके से हैंडल किया गया, इससे कितना प्रभाव पड़ा है इकोनॉमी पे? तो सबसे पहली बात तो ये समझने की कि जो लॉकडाउन होता है ये एक तरह से वॉलंटरी सेसेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी हम लोग अपने आप से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बंद कर देते हैं, क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, फैक्ट्री नहीं जा सकते, दफ्तर नहीं जा सकते। तो अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जो सिर्फ एसेंशियल, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, उसके उत्पादन को छोड़ के सब कुछ बंद कर दिया जाता है। तो मेरे अनुसार जो अप्रैल मई का महीना था, उधर जब लॉकडाउन था करीब करीब पूरा, तो अर्थव्यवस्था 70 से 75% गिर गई थी। सिर्फ 25% काम कर रही थी, जिसमें कृषि है, कुछ एफएमसीजी है, कुछ फार्मास्यूटिकल्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो ज़रूरी चीज़ें थी। जब लॉकडाउन में अनलॉक्स हम जाने शुरू किया जून में, तो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पे आने लगती है। और फिर जो अभी फेस्टिवल सीजन था, अक्टूबर का दिवाली था, उसके पहले कुछ फेस्टिवल थे, तो उस समय कुछ जो थोड़ी रफ्तार तेज हो गई। लेकिन फिर भी अभी पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं आई जो 2019 में थी। मेरा मानना है कि अभी भी बहुत बड़े सेक्टर्स हैं, जैसे कि एयरलाइन ट्रैवल है, रेलवेज है, वहाँ पे जहाँ 14,000 ट्रेन चलती थी, अब मुश्किल से 1,000 पैसेंजर ट्रेन चल रही हैं। उसी तरह होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो अभी भी जहाँ पे भी सर्विसेज में कॉन्टैक्ट है, वहाँ पे अभी पूरी तरह पटरी पे नहीं आई है। और इसकी वजह से बेरोजगारी बहुत हुई। जब बेरोजगारी होती है तो डिमांड कम हो जाती है, और जब डिमांड कम हो जाती है तो जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी उत्पादन पूरा नहीं हो पाता है। तो तरह तरह से देखिए, जैसे कपड़ों का व्यापार है, जैसे कि लेदर गुड्स हैं, जो बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स हैं, वहाँ पे भी अभी भी 20% के करीब पिछले एक साल के कंपैरिजन में, 2019 से कंपैरिजन में अभी भी 20% गिरावट है। यानी कुल मिला के अर्थव्यवस्था में अभी भी मेरा मानना गिरावट है। तो जो सरकार ने कहा कि Q1 में 23.9% की गिरावट है, तो मेरा मानना है उस समय करीब 45 से 50% गिरावट थी, क्योंकि सरकारी आंकड़ों में असंगठित क्षेत्र आता ही नहीं है। असंगठित क्षेत्र को ये मान लिया जाता है उसी रफ्तार से चल रहा है जिस रफ्तार से संगठित क्षेत्र चल रहा है। और जो सरकार के अगर आप जो डॉक्यूमेंट को देखें, तो डॉक्यूमेंट खुद ही कह रहा है कि हमारे पास आंकड़े नहीं थे और ये डेटा रिवाइज होगा। और फिर उन्होंने कहा कि जो हमने डेटा लिया है जीएसटी वगैरह का, वो नॉर्मल डेटा नहीं है जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि असंगठित क्षेत्र के आंकड़े अभी आए ही नहीं हैं, और वो आएंगे भी नहीं। Q2 में जो है सरकार ने कहा कि 7.5% की गिरावट है। मेरा मानना है कम से कम 20 से 30% की गिरावट थी Q2 में, और साल में, पूरे साल में 29% की गिरावट रहेगी, क्योंकि Q3 और Q4 में भी अभी जो असंगठित क्षेत्र है वो रिकवर नहीं कर पा रहा है। अब आरबीआई कह रहा है कि उसने रिवाइज किया अपना फोरकास्ट और कहा है कि जो -9.5% से -7.5% तक जो है ग्रोथ होगी 2020-2021 के दौरान। ये भी कहा है कि जो Q3 में ये जो है Q3 में इनफैक्ट एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड तक वही प्री कोविड इकोनॉमी, मतलब कोविड के पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था थी
वो साल के 2021-2022 तक इस्टेब्लिश हो पाएगी। इससे आप सहमत हैं? नहीं, क्योंकि ऐसा है कि अभी भी अगर आप देखें बहुत बड़े सेक्टर्स हैं जहाँ पे गिरावट है। तो कुल मिला के जो असंगठित क्षेत्र है और ये जो सर्विसेज सेक्टर है, यहाँ पे जब तक ये पैंडेमिक का असर खत्म नहीं हो जाता और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस दोबारा रिवाइव नहीं हो जाता, तो यहाँ पे गिरावट बकायदा जारी रहेगी। और जब तक इतने बड़े सेक्टर में जारी रहेगी तो बाकी और चीज़ों की भी डिमांड कम रहेगी। तो मेरा मानना है कि अभी 2019 तक पहुँचते पहुँचते तो हमें 1-2 साल लगेगा। वो 2019 का जो उत्पादन का वो था, वो अभी नहीं होने वाला है। आरबीआई का कहना है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो पॉजिटिव होगा Q3 में एंड मार्जिनल राइज होगा 0.1% का। सहमत इससे आप? नहीं, मैंने यही कहा ना कि ये आरबीआई के आंकड़े कोई अलग से नहीं होते हैं, उसमें जो सरकारी आंकड़े होते हैं उन्हीं पे प्रोजेक्शन करते हैं। तो सरकारी आंकड़े जब गलत होंगे तो आरबीआई के आंकड़े भी गलत ही साबित होंगे, और उसमें असंगठित क्षेत्र आता नहीं है। और जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें असंगठित क्षेत्र में बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो ये सर्विसेज सेक्टर और असंगठित क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे गिरावट काफ़ी है और इसके चलते हुए जो काफ़ी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर हैं, जैसे टेक्सटाइल है, जैसे कि लेदर गुड्स हैं, यहाँ पे जब गिरावट है तो इसलिए अभी ये लगता नहीं है कि 2019 के आंकड़े तक हम पहुंच पाएंगे। तीसरी बात ये है कि जब इन्वेस्टमेंट है वो गिर गया है अर्थव्यवस्था में। जब इन्वेस्टमेंट गिर जाता है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी गिर जाती है। तो ये जो एक 2021-22 में सोचा गया था कि जब ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, मुझे लगता है वो अभी नहीं होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही गिर गया है। युद्ध से भी खराब आपने स्थिति बताई, लेकिन नीति आयोग का कहना है कि प्री कोविड इकोनॉमी 2021-2022 तक उम्मीद है कि वापस आ जाएगी। आपने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी कहा कि जो ब्रिक्स एंड मॉर्टर का जो पुराने स्टोर्स हैं वो भी काफी इम्पैक्ट हुए हैं। एक न्यू नॉर्मल शायद क्रिएट किया जा रहा है, लोग ज्यादा ऑनलाइन चीजें खरीद रहे हैं, रेस्टोरेंट वगैरह कम जा रहे हैं, 30% रेस्टोरेंट जैसे आपने कहा, कुछ आंकड़े हैं कि उतने बंद हो गए हैं। मतलब काफी व्यवसाय ऐसे उनको डायरेक्ट हिट हुआ है। दो सवाल आपसे, आखिरी सवाल की एक तो आपके हिसाब से रिकवरी जो है जो प्री कोविड लेवल तक आपके हिसाब से कब तक होगी? जैसे मैंने कहा नीति आयोग के हिसाब से 2021-2022 तक उनका कहना है, आपके हिसाब से कब तक होगी और क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि रिकवरी थोड़ी बेटर हो, फास्टर हो? देखिए, हमारी जो रिकवरी है वो इसलिए भी स्लो रही है बाकी और देशों के मुताबिक, क्योंकि सरकार को जितना इंटरवीन करना चाहिए अर्थव्यवस्था में उतना इंटरवीन किया नहीं है। हमारे जो पैकेज है वो कहने को तो 22 लाख करोड़ का है, लेकिन उसमें जो गरीब आदमी के हाथ में आ रहा है वो 2 से 3 लाख करोड़ के बीच में ही है। बाकी तो सब क्रेडिट है। बाकी जब बिजनेसेस को जो है आप लोन देने को तैयार हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन अगर बिजनेस ठप है तो क्रेडिट और लोन लेंगे नहीं। तो जैसे आरबीआई है वो लिक्विडिटी बढ़ा रहा है, वो बैंकों को कह रहा है कि आप लेंड करिए, लेकिन बैंक कह रहे हैं कि लोग सामने नहीं आ रहे हैं क्रेडिट लेने के लिए। और वजह यह है कि अगर उत्पादन कम है और इन्वेस्टमेंट कम है तो आप क्रेडिट लेके करेंगे क्या? तो इसलिए जो क्रेडिट कम हो रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो आज की स्थिति है इसमें ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो बिजनेस हैं वो सामने ठीक से नहीं आ रहे हैं, क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, और इसलिए बैंक के पास सरप्लस लिक्विडिटी है जो वो सीधे सीधे आरबीआई में डिपॉजिट कर दे रहा है। और आरबीआई उनको कह रहा है बैंकों को कि भाई आप हमारे यहाँ डिपॉजिट करने की जगह आप उसको जो लोन में दीजिए। तो बैंक कह रहे हैं कि हमारे पास लोन लेने जो कमा रहे हैं। दूसरी बात यह कि बहुत सारे बिजनेस फेल कर रहे हैं। जब बिजनेस 3 महीने 4 महीने 5 महीने बंद रहता है तो फेल करने लगता है, क्योंकि उसके जो लॉसेज हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो जो हाईली लीवरेज फर्म होते हैं जिनका लोन ज्यादा होता है वो सबसे पहले फेल करेंगे, तो बैंक का एनपीए भी बढ़ जाएगा। अभी तो बैंक का एनपीए इसलिए नहीं पता लग रहा क्योंकि एक मॉरेटोरियम दिया था सरकार ने कि आपको इतने समय तक जो लोन रीपेमेंट की जरूरत नहीं है, फिर उसके बाद आपको जो है वो एडजस्टमेंट दिया जाएगा। तो अब वो जब स्थिति जो सामने आएगी तो पता लगेगा कि जो कितना हालत खराब है फाइनेंशियल सेक्टर की वगैरह। तो इसलिए जो जो अर्थव्यवस्था है वो एक रबर बॉल की तरह नहीं है कि आपने उसको जमीन पे फेंका और तुरंत आपके हाथ में वो बाउंस करके आ गई। यहाँ पे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो बेरोजगार हैं, जो मतलब अर्थव्यवस्था में जो बिजनेस हैं वो जो बंद हो गए हैं, या जो सर्विसेज सेक्टर में हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि तुरंत रिबाउंड होगा। तो ये क्या स्टेप्स रिबाउंड, लेने चाहिए सरकार को हाँ, उस रिकवरी तो में हेल्प करने के लिए? हाँ, तो ये इसीलिए मेरा मानना है कि जैसे आपने कहा, तो मुझे लगता है कि अभी 1-2 साल तो वापस स्थिति नहीं आएगी 2019 की। और जैसे आपने कहा कि अभी भी पैंडेमिक को कंट्रोल करने में भारत में कम से कम 1 साल तो लग जाएगा, क्योंकि जब वैक्सीन आएगा तो उसके बाद 135 करोड़ लोगों को लगाने में, उतना जो करने में ही आपको साल 1.5 साल तो लग ही जाएगा। तो अभी 1 साल तक तो रिकवरी नहीं होनी। और सरकार को करना ये चाहिए कि जो गरीब आदमी है उसके हाथ में पैसा देना चाहिए। खासकर जो लोग पलायन करके गांव गए हैं, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है
उसको आपने बढ़ा के 60,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ किया, वो कम से कम 3 या 4 लाख करोड़ रुपए करना चाहिए, जिससे उनके हाथ में जब परचेजिंग पावर आएगी तो स्पेंड करेंगे, तो इंडस्ट्री के लिए डिमांड जनरेट होगी। दूसरा, अर्बन एरिया है, शहरी इलाके हैं, वहां पे बेरोजगारी बहुत है, तो वहां पे एक जो स्कीम स्टार्ट करनी चाहिए, जिस तरह की रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, एक अर्बन गारंटी स्कीम करनी चाहिए। फिर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जहाँ पे रोजगार पैदा हो सकता है, वहां पे खर्चे बढ़ाने चाहिए, जिससे कि जब लोगों के हाथ में जो पैसा आएगा तो खर्च करना शुरू करेंगे, खर्च करेंगे तो इंडस्ट्री के लिए डिमांड होगी। तो सरकार इसमें ये कहती है कि जो फिस्कल डेफिसिट हमारा बहुत बढ़ जाएगा, पर इस समय फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अब जैसे अमेरिका है, उसने $900 बिलियन अब दिया, $3 ट्रिलियन पहले दिया था, तो यानी कि वहां पे 20% जीडीपी का उन्होंने दे दिया है सीधे सीधे गरीबों के हाथ में और बिजनेस के हाथ में। तो यहाँ पे हमारा तो जो अगर जो आप माने कि 200 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थी, तो मुश्किल से 3 लाख करोड़ दिया, यानी कि 1.5% दिया है, और बाकी तो क्रेडिट है। तो सरकार को अपना खर्चा बढ़ा के ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और बिजनेस कोलैप्स न कर, खासकर जो छोटे बिजनेस हैं, 6 करोड़ छोटे बिजनेस हैं, माइक्रो यूनिट्स हैं, जो इस समय कोलैप्स के उस पे हैं, उनको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। तो इनके लिए कम से कम सरकार को 10-15 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त खर्च करना चाहिए। जहां आपने कहा कि अमेरिका की आपने तुलना की, वहां पर चीपर क्रेडिट जो है और अवेलेबल किया गया है, इजियर टू गेट फाइनेंस वगैरह है। कई लोग कह रहे हैं कि वो सारा पैसा, अधिकतर पैसा जो है, क्योंकि अब क्रेडिट इजी हो गया है बाकी देशों में, वो स्टॉक मार्केट में आ रहा है, तेजी आ रही है स्टॉक मार्केट में। एक चिंता ये भी होती है कि जब ज्यादा फंड्स रिलीज किए जाए मार्केट में तो इन्फ्लेशन भी होता है। तो क्या आपके हिसाब से इन्फ्लेशन का भी एक डर है, बिकॉज सरकार के पास मनूवरिंग रूम थोड़ा कम है, अगर पैसा ज्यादा देती है तो इन्फ्लेशन का भी डर है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इस समय जब डिमांड ही कम है तो इन्फ्लेशन क्यों होगा? ये तो इन्फ्लेशन इसलिए हो रहा है कंज्यूमर प्राइसेस का, क्योंकि आपका सप्लाई बॉटलनेक है। ये तो होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ना चाहिए था, होलसेल प्राइस इंडेक्स तो पहले नेगेटिव में था, फिर अब 1%, 1.5% पे है। ये तो आपका रिटेल प्राइस जो है वो 6%, 7% की लेवल पे चल रहा है, और वो क्लियरली इसलिए है क्योंकि आपके सप्लाई बॉटलनेक है। सप्लाई बॉटलनेक चले जाएंगे तो दाम एक्चुअली बढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी इन्फ्लेशन की स्थिति नहीं है। और जो आपने कहा कि अमेरिका में जो क्रेडिट दिया है वो अलग है, लेकिन जो आपका जो 20% जीडीपी का है वो तो सीधे सीधे फिस्कल स्पेंडिंग है। हमारे यहाँ तो वो महज 1.5%, 2% से भी कम है जो फिस्कल स्पेंडिंग। तो हमारे यहाँ फिस्कल स्पेंडिंग बहुत कम है। और तीसरी बात जो आपने कही थी कि स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि लिक्विडिटी इतनी इंट्रोड्यूस कर दिया है दुनिया में, तो वो लिक्विडिटी ढूंढ रही है कि कहाँ इन्वेस्ट करे। और इस समय आपने देखा इंडिया में रियल एस्टेट जो है कमजोर है, बैंक के जो डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए हैं, तो एक ही जगह बचती है कि वो स्टॉक मार्केट। तो इसलिए लोग स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है बहुत ही अनस्टेबल है, क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज है वो तो बहुत अच्छा कर रही हैं, बाकी और जो कंपनीज है वो इतना अच्छा नहीं कर रही हैं, और वहां पे जब परेशानी का दौर है तो ये एक अनस्टेबल स्टॉक मार्केट हो गया है, जो सही नहीं है। तो बहुत संक्षेप में आखिरी सवाल आपसे कि अगर आगे का फोरकास्ट किया जाए, आपके हिसाब से कितना समय लगेगा एक तरीके से जो बैक टू समवॉट ऑफ अ नॉर्मल जो स्थिति थी कोविड के पहले, वो कब तक स्थापित होगी? एंड लोगों को ऑब्वियसली क्या करना चाहिए? सरकार का तो आपने बता ही दिया। अगर लोग इन्वेस्टमेंट की भी सोच रहे हैं या स्पेंडिंग की सोच रहे हैं, किसी ने अगर घर खरीदना है या और चीजें करनी है, जाहिर सी बात है लोग समझ के ही कर रहे हैं। अभी सब लोग पैसे बचा रहे हैं जहां जहां हैं, काफी नौकरियां भी गई हैं। तो अगले स्टेप्स क्या कुछ होने चाहिए? स्थिति तो अभी नॉर्मल का कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि अभी इस वायरस के बारे में पूरा पता ही नहीं है। ब्रिटेन में एक नया जो वो म्यूटेशन आ गया है जो दुनिया भर में फैल रहा है, और आपने देखा कि भारत में भी पैनिक हो गया है। तो जो हमारा एक जो वैक्सीन है उसको पूरा बिना टेस्ट किए ही उसको जो इमरजेंसी यूज के लिए डिक्लेयर कर दिया है। तो ये दिखा रहा है कि हमारे यहाँ भी पैनिक शुरू हो गया है कि कहीं ये ज्यादा भड़क पड़ेगा भारत में भी। अगर भड़क पड़ा तो दोबारा लॉकडाउन करना पड़ेगा, जैसे ब्रिटेन वगैरह में लॉकडाउन इस समय हो रहा है। तो अभी कोई कह नहीं सकता कि कितना समय लगेगा इस स्थिति से निकलने में। अरुण कुमार जी बता रहे थे कि भी समय जरूर लगेगा रिकवरी में, लेकिन कई सारे स्टेप्स उनके हिसाब से सरकार को लेने चाहिए, खासतौर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सपोर्ट देने के लिए। और ये भी कहा है कि अभी जो जिस तरीके से जो तेजी आई है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, उससे थोड़ा बच के रहिए, बिकॉज अभी फंड्स ज़्यादा है मार्केट में और स्पेकुलेशन जो है ज़्यादा है। और जाहिर सी बात है कभी करेक्शन तो हो सकती है, लेकिन अधिकतर लोग जो भी हैं जितना पैसा है बचा के भी रख रहे हैं।
सरकार का एडवाइस फॉलो कीजिए। जहाँ तक कोविड उससे निपटने की बात है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अरुण कुमार का कहना है। अरुण कुमार जी की किताब इंडियन इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस जो है, उन्होंने तुलना की है कि 2 वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा, डिप्रेशन से भी ज़्यादा संकट है इकोनॉमी का, और उन्होंने अपनी तरफ से जो रोड अहेड यानी कि क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं वो भी बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण कुमार जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।